नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि राम की आय सीता की आय से, कह रहा है राम की जो आय है सीता की आय से 12/2% कम है। ठीक है, कह रहा है कि तो बताइए सीता की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कह रहा है कि तो बताइए राम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राम है एक सीता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राम है एक सीता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है दो पर्सन है, एक राम है एक सीता है। ठीक है दोस्तों, ये हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि राम की आय, कह रहा है राम की जो आय है सीता की आय से 12/2% कम है। हाँ नहीं होगा? हाँ कह रहा है कि राम की जो आय है सीता की आय से 12/2% कम है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 12/2% की फ्रैक्शन होती कितनी होगी? 12/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। क्या होती है? 1/8 होती है। हाँ कि नहीं? हाँ मैंने कहा कि बताइए 12/2% की फ्रैक्शन होती कितनी है। तुरंत आपने कहा कि ये 12/2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/8 होती है। क्या होती है? 1/8 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 12/1/2% 1 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ मैंने कहा कि बताइए 12/1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है। तुरंत आपने कहा कि 12/1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। तुरंत आपने कहा इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 12/1/2% 1 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम की जो आय है सीता की आय से 12/1/2% कम है। यही तो कह रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों सीता की आय जो है 8 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों सीता की जो आय है वो 8 यूनिट है। क्या है? 8 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम की जो आय है सीता की आय से, क्या सीता की आय से, कह रहा है राम की जो आय है सीता की आय से 12/1/2% कम है, मतलब 1 यूनिट कम है। अगर दोस्तों राम की आय सीता की आय से 12/1/2% मतलब 1 यूनिट कम है, तो बताइए राम की आय है कितनी होगी? देखिए सीता की आय 8 यूनिट है और जो राम की आय है सीता की आय से 1 यूनिट कम है। तो इस प्रकार देखा जाए तो राम की आय 7 यूनिट होगी। क्या होगी? 7 यूनिट होगी। हाँ कि नहीं? हाँ इस प्रकार देखा जाए तो राम की आय 7 यूनिट होगी। हाँ कि नहीं? हाँ तो आपने कहा कि ये देखिए अगर सीता की आय 8 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में राम की आय जो होगी 7 यूनिट होगी। हाँ कि नहीं? 7 यूनिट होगी। तो ये दोस्तों जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, राम और सीता की आय का अनुपात निकल कर आया है। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, राम और सीता की आय का अनुपात निकल कर आया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि राम की आय 7 यूनिट है तो सीता की आय 8 यूनिट है। हाँ आपने हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बताइए, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि बताइए सीता की आय, कह रहा है बताइए सीता की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है सीता की जो आय है राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए सीता की जो आय है, सबसे पहले आप मुझे बताइए सीता की जो आय है राम की आय से कितना अधिक है? हो गया 1 यूनिट अधिक है। कितना? 1 यूनिट अधिक है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा कि बताइए सीता की आय राम की आय से कितना अधिक है, हमसे कह रहा है कि बताइए सीता की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों हमें पता है कि सीता की जो आय है राम की आय से 1 यूनिट अधिक है। किससे अधिक है? सीता की आय हो गया राम की आय से अधिक है। हाँ कि नहीं? राम की आय से अधिक है, तो हमने राम की आय नीचे लिख दिया, इंटर में दोस्तों हमने 100 ले दिया। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया सीता की जो आय है राम की आय से 14/2/7% अधिक है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया सीता की जो आय है राम की आय से 14/2/7% अधिक है। हाँ कि नहीं? हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है Q से 6 गुना है। कह रहा है P जो है Q से 6 गुना है। कह रहा है बताइए Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है जो P है वो Q से 6 गुना है। कह रहा है बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, एक Q है एक P है। दोस्तों एक Q है एक P है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों एक P है
दोस्तों एक पी है एक क्यू है, एक पी है एक क्यू है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी जो है क्यू से 6 गुना, कह रहा है पी जो है क्यू से 6 गुना है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि क्यू 1 यूनिट है, क्यू 1 यूनिट है, तो पी हमारा 6 यूनिट है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर यदि क्यू हमारा 2 यूनिट है तो पी हमारा 12 यूनिट है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि क्यू हमारा 3 यूनिट है तो पी हमारा 18 यूनिट है। तो मैंने मान लिया कि भैया क्यू 1 यूनिट है और पी हमारा, उस हिसाब से देखा जाए तो पी हमारा 6 यूनिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P है Q से 6 गुना है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा Q 1 है तो P हमारा 6 होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों P और Q का जो अनुपात आ गया, इस प्रकार दोस्तों हमें P और Q का अनुपात मिल गया। मतलब P हमारा 6 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में Q हमारा 1 यूनिट है। हाँ कि ना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आगे कह रहा है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है जो क्यू है पी से कितना प्रतिशत कम है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप मतलब मुझे बताइए क्यू जो है पी से कितना कम है। कहोगे देखिए क्यू जो है पी से वास्तव में 5 कम है। हाँ कि नहीं? हाँ। क्यू जो है पी से कितना कम है, तुरंत आपने कहा क्यू जो है 5 पी से 5 कम है। किसी से कम है? कहोगे पी से कम है। हाँ कि नहीं? किसी से कम है? कहोगे पी से कम है, पी से कम है। तो मैंने पी की वैल्यू नीचे रख दी, इंटू में 100 लिख दिया। हाँ कि नहीं? अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 250/3 आएगा, और इसे भी मैं सोल्व करता हूँ तो 83 सही 1/3% आएगा। 83 सही 1/3% आएगा। मतलब दोस्तों यही है, मतलब दोस्तों यही है कि जो Q है P से Q जो है P से कुल मिलाकर 83 सही 1/3% कम है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि Q जो है P से 83 सही 1/3% कम है। क्या? 83 सही 1/3% कम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a जो है b से 9 गुना है। कह रहा है a जो है b से 9 गुना है। तो कह रहा है बताइए b a से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है बताइए b a से कितना प्रतिशत कम है। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है दोस्तों एक a है एक b है। दोस्तों एक a है एक b है। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है a जो है b से 9 गुना है। कह रहा है a जो है b से 9 गुना है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि b 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में a जो है 9 यूनिट है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि b 2 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में a हमारा 18 यूनिट है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि b हमारा 3 यूनिट है तो a हमारा 27 यूनिट है। तो मैंने मान लिया दोस्तों कि यदि b हमारा 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में a हमारा 9 यूनिट होगा। हाँ कि नहीं? तो a और b का जो अनुपात है, इस प्रकार दोस्तों मुझे a और b का अनुपात चाहिए। मतलब a और b का जो अनुपात है 9:1 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आगे कह रहा है कि बताइए b a से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है दोस्तों b जो है a से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए b जो है a से कितना कम है। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए b जो है a से 8 यूनिट कम है। हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा कि बताइए b a से कितना कम है, हमसे कह रहा है कि बताइए b a से कितना प्रतिशत कम है। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि b जो है a से 8 कम है। क्या? b जो है a से 8 कम है। किससे कम है? कहोगे a से कम है। a से कम है तो a की वैल्यू जो है मैंने नीचे लिख दिया, इंटू में 100 लिख दिया। ठीक है, इंटू में 100 लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगर इसे मैं सोल्व करता हूँ तो 800/9 आएगा, 800/9 आएगा। और इसे भी मैं सोल्व करता हूँ तो 88 सही 8/9% आएगा। 88 सही 8/9% आएगा। क्या? 88 सही 8/9% आएगा। मतलब दोस्तों यही है कि b जो है a से 88 सही 8/9% कम है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो b जो है a से 88 सही 8/9% कम है। क्या? b जो है a से 88 सही 8/9% कम है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं।
कह रहा है कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं। कह रहा है तथा 80 लड़कियां हैं, तथा कह रहा है कि 80 लड़कियां हैं। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं तथा 80 लड़कियां हैं, तथा 80 लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। कह रहा है दोस्तों लड़कों की संख्या बताइए। क्या? लड़कों की संख्या बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं। कह रहा है तथा 80 लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। क्या? लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं। 16 सही 2/3% लड़के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या? कहोगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/6 होती है। 1/6 होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है तो उसका 16 सही 2/3% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इसका मतलब क्या? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है तो उसका 16 सही 2/3% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं। 16 सही 2/3% लड़के हैं। पूरे बच्चों में से दोस्तों 16 सही 2/3% क्या है? लड़के हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में पूरे सभी बच्चों में से 16 सही 2/3% क्या है? लड़के हैं। मान लेते हैं दोस्तों विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 6 रही होगी। मान लेते हैं दोस्तों विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 6 रही होगी। दोस्तों मान लेते हैं विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 6 रही होगी। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या में से 16 सही 2/3% मतलब 1 यूनिट लड़के हैं। अगर दोस्तों कुल बच्चों की संख्या 6 यूनिट है, और उसमें से 1 यूनिट लड़का और उसमें से 1 यूनिट लड़का हमारा 1 यूनिट जो है लड़के हैं। दोस्तों अगर कुल बच्चों की संख्या 6 यूनिट है और उसमें से 1 यूनिट लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? कहोगे 5 यूनिट होंगी। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या में से 16 सही 2/3% लड़के हैं, मतलब 1 यूनिट क्या है? लड़के हैं। दोस्तों अगर कुल बच्चों की संख्या 6 यूनिट है और उसमें से 1 यूनिट लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? कहोगे 5 यूनिट होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों लड़के कितने होंगे? कहोगे लड़के 1 यूनिट होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? 5 यूनिट होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियां 5 लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां जो है 80 हैं। कितनी है? 80 है। मतलब 5 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 5 यूनिट बराबर 80 के। 5 यूनिट बराबर 80 के। 5 यूनिट बराबर 80 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 16 के। हम दोस्तों देख रहे हैं कि लड़के यहाँ पर 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है भैया 80 है, मतलब 5 यूनिट बराबर 80 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 16 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए लड़के कितने हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए लड़के कितने यूनिट थे? कहोगे 1 यूनिट थे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 16 आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि लड़कों की जो संख्या रहेगी वास्तव में 16 रही होगी। क्या रही होगी? 16 रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मतलब ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। कुल बच्चों में से 60% क्या है? लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 60% की फ्रैक्शन होती क्या है? 60% की फ्रैक्शन होती क्या है? कहोगे देखिए 60% की फ्रैक्शन जो होती है 3/5 होती है। 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। क्या होती है? 3/5 होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
60% की फ्रैक्शन क्या होती है कहोगे 3/5 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 60% 3 होगा। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 60% 3 होगा। हाँ क्लियर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% कुल बच्चों में से 60% लड़के हैं। हाँ क्लियर हो गया। मान लीजिए दोस्तों विद्यालय में बच्चों की संख्या कुल मिलाकर 5 यूनिट रही होगी। मान लीजिए दोस्तों विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 5 यूनिट रही होगी। हाँ क्लियर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल बच्चों में से 60% क्या थे, लड़के थे। 60% लड़के थे, मतलब 3 यूनिट लड़के थे। क्या थे, 3 यूनिट लड़के थे। अगर दोस्तों कुल बच्चों की संख्या 5 यूनिट थी, अगर दोस्तों कुल बच्चों की संख्या 5 यूनिट थी और उसमें से 3 लड़के थे तो लड़कियां कितनी होंगी कहोगे, 2 यूनिट होंगी। हाँ क्लियर हो गया। हाँ अगर दोस्तों कुल बच्चों की संख्या 5 यूनिट थी और उसमें से 3 लड़के थे तो लड़कियां कितनी रही होंगी कहोगे, 2 यूनिट रही होंगी। लेकिन दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन की लड़कियां जो थी 972 थी, मतलब 2 यूनिट बराबर। हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़कियां वास्तव में कितनी थी, 2 यूनिट थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 972 थी, मतलब 2 यूनिट बराबर 972 के। 2 यूनिट बराबर 972 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 1 यूनिट बराबर 486 के। हाँ क्लियर हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा कि बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी यूनिट थी कहोगे, 3 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू 486 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी कहोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा कहोगे, देखिए अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 6 18 के 8 हाथ से लगे 1, 3 अट्ठे 24, 25 के 5 2 कैरी, 3 4 12, 1458 आएगा। क्या आएगा, 1458 आएगा। मतलब लड़कों की संख्या वास्तव में 1458 रही होगी। हाँ क्या हो गया। मतलब कुल मिलाकर स्कूल में 1458 लड़के थे। हाँ क्या हो गया। मतलब देखा जाए तो स्कूल में कुल मिलाकर 1458 लड़के थे। क्या, 1458 लड़के थे। हाँ क्या हो गया। हाँ कितने लड़के थे कहोगे, 1458 लड़के थे। लड़के थे। ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। ठीक है, कह रहा था 972 लड़कियां हैं, कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों आप मुझे बताइए जो बच्चे रहे होंगे अपने आप में 100% रहे होंगे कहोगे। हाँ अगर दोस्तों कुल बच्चे 100% थे और उसमें से 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रही होंगी कहोगे, 40% लड़कियां रही होंगी। कितनी, 40% लड़कियां रही होंगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 972 लड़कियां हैं। हमारे अनुसार दोस्तों लड़कियां रही होंगी 40%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 972 लड़कियां थी, मतलब 40% बराबर 972 के कहोगे। हाँ तो 1% बराबर कितने के कहोगे, 1% बराबर देखा जाए तो 972 अपॉन 40 के। 1% देखा जाए तो 972 अपॉन 40 के होगा। हाँ क्यों कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए लड़कों की संख्या क्या थी। दोस्तों लड़के कुल कितने थे कहोगे, 60% थे। 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। अगर 1% की वैल्यू दोस्तों ये है तो 60% की वैल्यू क्या होगी कहोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों लड़कों की संख्या वास्तव में कुल इतनी थी। इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूं तो निकल कर आएगा 1458। क्या आएगा निकल कर, 1458 आएगा। मतलब लड़के वास्तव में कुल 1458 थे। मतलब लड़कों की संख्या वास्तव में कुल 1458 थी। मतलब लड़कों की संख्या वास्तव में कुल कितनी थी, 1458 थी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। कह रहा है कि एक आदमी है वो कुछ रुपए प्रत्येक महीने अपने वेतन का बचाता है। ठीक है, ताकि वो एक साल में कार खरीद सके। हाँ क्या हो गया। आगे कह रहा है तो ज्ञात करिए वह अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। कह रहा है कि ज्ञात करिए कि वो अपनी आय में अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। हाँ क्या हो गया। हाँ खरीद सके।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आदमी अपनी अपनी प्रत्येक माह कह रहा है, एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है x रुपए प्रत्येक माह बचाता है। मान लीजिए दोस्तों जो व्यक्ति है अपनी आय में से x रुपए प्रत्येक माह बचाता है। अगर दोस्तों व्यक्ति अपनी आय में से x रुपए प्रत्येक माह बचाता है तो आप मुझे बताइए एक साल में वो कितने रुपए बचत कर लेगा। इस प्रकार लिखा है तो 12 महीने में या एक साल में कितने रुपए बचत कर लेगा? 12x रुपए बचत कर लेगा। हाँ कि नहीं? हाँ 12x रुपए बचत कर लेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है? कार की कीमत है। हाँ कि नहीं? हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कार की कीमत है। आगे कह रहा है कि ज्ञात करिए कि वह अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसी कार को वो 9 महीने में खरीद सके। मान लीजिए दोस्तों वो अपनी बचत में वो अब अपनी बचत y रुपए कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों वो अपनी बचत अब y रुपए कर रहा है। अगर दोस्तों वो अब y रुपए बचत कर रहा है तो आप मुझे बताइए 9 महीने में कितना कर लेगा बचत? कहोगे 9 महीने में दिखा जाए तो 9 y रुपए बचत कर लेगा। हाँ कि नहीं? हाँ तो दोस्तों ये भी क्या है? कार की कीमत है। ये भी क्या है? कार की कीमत है। तो दोनों स्थिति में तो बराबर होगी दोनों चीजें। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ, हाँ तो क्या निकल कर आएगी? निकल कर आएगी 3/4। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों x अपॉन y की वैल्यू 3/4 निकल कर आएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि वो पहले 3 रुपए बचत करती थी और बाद में वो 4 रुपए बचत कर रही है। हाँ कि नहीं? हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वो पहले 3 रुपए बचत करती थी। हाँ कि नहीं? हाँ अब वो कितने रुपए बचत कर रही है? 4 रुपए बचत कर रही है। 9 महीने में खरीदने के लिए वो 4 रुपए बचत कर रही है। दोस्तों वो पहले 3 रुपए बचत कर रही थी, 3 रुपए बचत करती थी हर मंथ, लेकिन वो 9 महीने में खरीदने के लिए कार को 9 महीने में खरीदने के लिए 4 रुपए बचत कर रही है। तो आप मुझे बताइए अगर वो 4 रुपए अब बचत कर रही है, अगर दोस्तों वो पहले 3 रुपए बचत करती थी लेकिन उसी कार को 9 महीने में खरीदने के लिए वो 4 रुपए बचत कर रही है, तो वो अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रही है? क्योंकि देखिए एक तरह से देखा जाए तो वो अपनी बचत में 1 रुपए की वृद्धि कर रही है। किसके मुकाबले कर रही है? कहोगे पहले के मुकाबले कर रही है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ पहले के मुकाबले कर रही है 3/100। तो इस प्रकार अगर मैं करता हूं तो निकल कर आएगा 33 सही 1/3%। मतलब जो व्यक्ति है अपनी बचत में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर रहा है उसी कार को 9 महीने में खरीदने के लिए। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति है उसी कार को खरीदने के लिए अपनी बचत में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कहोगे एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। कह रहा है एक आदमी है वो प्रत्येक माह एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। कह रहा है कि ताकि वो एक साल में कार खरीद सके। हाँ कि नहीं? हाँ आगे कह रहा है तो ज्ञात करिए उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। कह रहा है कि ज्ञात करिए कि वो अपनी बचत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि ताकि वह उसी कार को 15 महीने में खरीद सके। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। मान लीजिए दोस्तों जो व्यक्ति है वो x रुपए प्रति माह अपने वेतन में से बचाता है। अगर दोस्तों व्यक्ति प्रति माह x रुपए बचत करता है तो आप मुझे बताइए एक साल में मतलब 12 महीने में वो कितना रुपए बचत कर लेगा? 12 महीने में कितना रुपए बचत कर लेगा? कहोगे 12x रुपए बचत कर लेगा। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ मतलब जो कार होगी इतने रुपए की होगी। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ इतने रुपए की कार होगी, ठीक है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है तो ज्ञात करिए कि वो अपनी बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि कार उसी कार को 15 महीने में खरीद सके। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ 15 महीने में खरीद सके। मान लीजिए दोस्तों वो अब y रुपए बचत कर रहा है। अगर दोस्तों अब वो y रुपए बचत कर रहा है तो आप मुझे बताइए वो 15 महीने में कुल कितने रुपए बचत करेगा? वो 15 y रुपए बचत करेगा। क्या 15 y रुपए बचत करेगा? हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ दोस्तों ये क्या है? कहोगे कार की कीमत है। ये भी क्या है? कार की कीमत है। तो दोनों स्थितियों में तो दोनों चीजें बराबर होंगी। कहोगे हाँ बराबर होंगी।
दोनों स्थितियों में चीजें बराबर होंगी, तो भी हाँ बराबर होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। दोस्तों अगर मैं x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगी, को भी देखिए 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 बचे 15, 3 चौक 12, 5/4 निकल कर आएगी। क्या 5/4 निकल कर आएंगी, हाँ कि नहीं को भी हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों x अपॉन y की वैल्यू निकल कर आई 5/4। इसका मतलब दोस्तों यही है कि व्यक्ति पहले 5 रुपए बचत करता था, व्यक्ति 5 रुपए पहले बचत करता था, लेकिन उसी कार को 15 महीने में खरीदने के लिए व्यक्ति 4 रुपए बचत कर रहा है। हाँ क्यों हो गया, हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले व्यक्ति 5 रुपए बचत करता था हर मंथ, लेकिन उसी कार को 15 महीने में खरीदने के लिए वो 4 रुपए बचत कर रहा है। हाँ क्यों हो गया, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर पहले 5 रुपए बचत करता था, लेकिन उसी कार को खरीदने के लिए अब वो 4 रुपए बचत कर रहा है, उसी कार को 15 महीने में खरीदने के लिए वो 4 रुपए बचत कर रहा है, तो वो अपनी बचत में कितने % की कमी कर रहा है, वो अपनी बचत में कितने % की कमी कर रहा है। कभी देखिए, पहले 5 रुपए बचत करता था, अब देखा जाए तो 4 रुपए बचत कर रहा है 15 महीने में खरीदने के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो बचत में 1 रुपए की कमी कर रहा है। किसके मुकाबले कर रहा है, कभी 5 रुपए के मुकाबले कर रहा है। हाँ कभी हाँ, ठीक है, इंटू 100। तो इस प्रकार दोस्तों आ गया 20%। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति उसी कार को 15 महीने में खरीदने के लिए अपनी बचत में 20% की कमी करेगी। क्या अपनी बचत में 20% की कमी करेगा। हाँ कि ना, हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं आ जाता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। कह रहा है कि ए बी सी डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा है। ठीक है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 460% है। कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 460% है। ठीक है, कह रहा है जबकि ए सी डी का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 366 सही 6% है, मतलब 366 सही 2/3% है। ठीक है, आगे कह रहा है सी का हिस्सा जो है, कह रहा है सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का, कह रहा है जो सी का हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का 40% है। कह रहा है बताइए डी का हिस्सा क्या है, कह रहा है कि बताइए डी का हिस्सा क्या है। हाँ कि ना, हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी व डी एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदते हैं। कितने रुपए में खरीदते हैं, 56 लाख रुपए में खरीदते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों बी सी व डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी और जो डी का हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का, क्या ए के हिस्से का, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, बी सी डी का जो हिस्सा है, बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का, किसके हिस्से का, एक मिनट, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का, क्या ए के हिस्से का, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 460% है। क्या 460% है। 460% की फ्रैक्शन क्या होगी, देखिए 460% की फ्रैक्शन जो होगी 23/5 होगी। 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो 23/5 ही निकल कर आएगा। हाँ कि ना, होगी हाँ 23/5 होगी। क्या होगी, 460% की फ्रैक्शन 23/5 होगी। हाँ कि ना, होगी हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए 460% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा कि ये 460% की फ्रैक्शन 23/5 होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है, मैंने कहा कि बताइए इसका मतलब क्या है, तुरंत आपने कहा कि इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो इस संख्या का 460% 23 होगा। हाँ कि ना, हो गया हाँ, यही मतलब है कि हो गया हाँ,
यही मतलब है, यही मतलब है। मेरा ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इससे क्वेश्चन में कह रहा है कि BCD का जो हिस्सा है, BCD का जो हिस्सा है, कह रहा है ए के हिस्से का, किसके हिस्से का, ए के हिस्से का, ए के हिस्से का 460% है। मान लीजिए दोस्तों ए का हिस्सा जो है 5 यूनिट है, मान लीजिए दोस्तों ए का हिस्सा 5 यूनिट है, ठीक है। अब दोस्तों अगर ए का हिस्सा 5 यूनिट, दोस्तों मान लीजिए ए का हिस्सा 5 यूनिट है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BCD का जो हिस्सा है, कह रहा है BCD का जो हिस्सा है ए के हिस्से का, क्या ए के हिस्से का, कह रहा है BCD का जो हिस्सा है ए से ए के हिस्से का, ए के हिस्से का 460% है, मतलब 23 यूनिट है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों बी का, अगर दोस्तों ए का हिस्सा, अगर दोस्तों ए का हिस्सा 5 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में BCD का हिस्सा कितने यूनिट है, कहोगे 23 यूनिट है। हाँ क्यों कहोगे, हाँ। मतलब BCD और ए के हिस्से का जो अनुपात है वो 23/5 है। हाँ क्यों कहोगे, हाँ। मतलब BCD और ए के हिस्से का जो अनुपात है 23/5 है, क्या 23/5 है। हाँ क्यों कहोगे, हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपसे मैंने पूछा कि बताइए 460% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा कि भैया 23/5 होगी। मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है, तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 460% 23 होगा। दोस्तों इसको हमने मान लिया कि भैया ए की जो हमने मान लिया दोस्तों हमने कि ए का हिस्सा 5 यूनिट है, मान लिया दोस्तों हमने कि ए का हिस्सा 5 यूनिट है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BCD का जो हिस्सा, कह रहा है BCD का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 460% है, मतलब 23 यूनिट है। अगर दोस्तों ए का हिस्सा हमारा 5 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में जो BCD का हिस्सा है वो 460% है, मतलब 23 यूनिट है। अगर दोस्तों ए का हिस्सा 5 यूनिट है तो BCD का हिस्सा कितना है, 23 यूनिट है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया BCD और ए के हिस्से का जो अनुपात 23/5 है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ACD का जो हिस्सा है B के हिस्से का, कह रहा है ACD का जो हिस्सा है, आगे कह रहा है दोस्तों ACD, आगे दोस्तों कह रहा है कि ACD का जो हिस्सा है, आगे दोस्तों कह रहा है ACD का जो हिस्सा है, आगे दोस्तों कह रहा है ACD का जो हिस्सा है, कह रहा है ACD का जो हिस्सा है B के हिस्से का, कह रहा है ACD का जो हिस्सा है B के हिस्से का 366 सही 2/3% है, 366 सही 2/3% है। कह रहा है कि ACD का जो हिस्सा है B के हिस्से का 366 सही 2/3% है। तो दोस्तों 366 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, कहोगे देखिए देखा जाए तो कहोगे 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 2/3 होती है। तो इस प्रकार हम 3 में 2/3 जोड़ेंगे तो आएगा 11/3। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 366 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 11/3 होगी। क्या होगी, 11/3 होगी। क्या होगी दोस्तों, 11/3 होगी। मैंने कहा इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 3 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का मैंने कहा इसका मतलब क्या है, कहोगे तुरंत आपने कहा भैया इस संख्या का इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 3 है तो उसका 366 सही 2/3% 11 होगा। हाँ कहोगे, हाँ। अगर कोई संख्या 3 है तो उसका 366 सही 2/3% 11 होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ACD का जो हिस्सा, दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ACD का जो हिस्सा है B के हिस्से का 366 सही 2/3% है। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों B का जो हिस्सा है 3 यूनिट है, मान लीजिए दोस्तों B का हिस्सा 3 यूनिट है। अगर दोस्तों ACD का हिस्सा B के हिस्से का 366, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ACD का जो हिस्सा है B के हिस्से का, क्या B के हिस्से का 366 सही 2/3% है, मतलब 11 यूनिट है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ACD का जो हिस्सा है B के हिस्से का 366 सही 2/3% है, मतलब 11 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों B का हिस्सा 3 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में ACD का हिस्सा कितना है यूनिट है, कहोगे ACD का हिस्सा 11 यूनिट है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ACD और B के हिस्से का जो अनुपात है वो 11:3 है। क्या है, 11:3 है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि C का हिस्सा, कह रहा है आगे C का जो हिस्सा है ABD के हिस्से का 40% है। कह रहा है C का जो हिस्सा है
आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है ए बी डी। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का, कह रहा है सी का जो हिस्सा है, कह रहा है सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का 40% है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 40% की फ्रैक्शन जो होती है 2/5 होती है। क्या होती है? 2/5 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 40% 2 यूनिट होगा। हाँ कि नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का जो हिस्सा, कह रहा है सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का 40% है। मान लीजिए दोस्तों ए बी डी का हिस्सा 5 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों ए बी डी का हिस्सा 5 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों ए बी डी का हिस्सा 5 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का, ए बी डी के हिस्से का 40% है, मतलब 2 यूनिट है। हाँ कि नहीं? हाँ। मान लीजिए दोस्तों ए बी डी का हिस्सा 5 यूनिट है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का 40% है, मतलब 2 यूनिट है। अगर दोस्तों ए बी डी का हिस्सा 5 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में सी का हिस्सा कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि सी और ए बी डी के हिस्से का अनुपात 2:5 होगा। 2:5 होगा। ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई? कहोगे हाँ हमें ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई, हमें ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ए का हिस्सा कितना है? 5 यूनिट है और बी सी डी का हिस्सा कितना है? 23 यूनिट है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों अगर ए का हिस्सा 5 यूनिट है और बी सी डी का हिस्सा 23 यूनिट है तो आप मुझे बताइए चारों का हिस्सा कुल मिलाकर कितने यूनिट है? कहोगे 28 यूनिट है। ए का हिस्सा दोस्तों 5 यूनिट है, बी सी डी का हिस्सा 23 यूनिट है, तो आप मुझे बताइए चारों का हिस्सा मतलब ए बी सी डी का हिस्सा कुल हिस्सा कितना है? कहोगे 28 यूनिट है। हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब या इसके अनुसार दोस्तों देखा जाए, इसके अनुसार देखा जाए दोस्तों तो ए बी सी डी ने कुल मिलाकर पेन को 28 यूनिट में खरीदा था। कितने यूनिट में खरीदा था? हो गया 28 यूनिट में खरीदा था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 56 लाख में खरीदा गया था, मतलब 28 यूनिट बराबर 56 लाख के। क्या? 56 लाख के। हाँ कि ना? हो गया 56 लाख के। ठीक है, कितने लाख के? 56 लाख के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का? हो गया 1 यूनिट बराबर 2 लाख के। 1 यूनिट बराबर 2 लाख के। हाँ कि ना? हो गया हाँ। दोस्तों ए ने पेन कितने रुपए में खरीदा था? ए ने पेन वास्तव में कुल कितने रुपए में खरीदा था? 5 यूनिट। ए ने कितने रुपए में खरीदा था? 5 यूनिट रुपए में खरीदा था। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितने लाख के है? 2 लाख के। हाँ कि ना? हाँ। तो 5 यूनिट बराबर कितने के है? 2 लाख, 10 लाख के। मतलब वास्तव में ए ने पेन 10 लाख में खरीदा था। कितने लाख में खरीदा था? 10 लाख में खरीदा था। हाँ कि ना? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों हमें ये बात पता चल गई कि भैया ए जो व्यक्ति था उसने पेन को 10 लाख में खरीदा था। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जो ए व्यक्ति था उसने पेन को वास्तव में 10 लाख में खरीदा था। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे कंडीशन पे आइए। दोस्तों बी का हिस्सा 3 यूनिट था। हाँ कि नहीं? हाँ। और ए सी डी का हिस्सा 11 यूनिट था। दोस्तों बी ने पेन को 3 रुपए में खरीदा था और ए सी डी ने कुल मिलाकर 11 रुपए में खरीदा था। तो आप मुझे बताइए ये चारों ने मिलकर पेन को कितने रुपए में खरीदा था? कहोगे 14 रुपए में खरीदा था। दोस्तों इसके अनुसार देखता हूं, अगर दोस्तों मैं इसके अनुसार देखूं तो चारों ने मिलकर पेन को 14 रुपए में खरीदा था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 56 लाख में खरीदा गया था, मतलब 14 यूनिट बराबर 56 लाख के। 14 यूनिट बराबर 56 लाख के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का? हो गया 1 यूनिट बराबर 14 4 56 4 लाख के। 1 यूनिट बराबर 4 लाख के। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। 1 यूनिट बराबर 4 लाख के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए बी ने पेन कितने रुपए में खरीदा था? बी देखा जाए तो पेन 3 यूनिट में खरीदा था। 1 यूनिट की वैल्यू 4 लाख है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 लाख होगी। मतलब बी ने वास्तव में पेन को 12 लाख में खरीदा था। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। दोस्तों दूसरी कंडीशन में हमारी फिर गई। दोस्तों हमें पता चला कि भैया ए ने पेन को 10 लाख में खरीदा था, बी ने पेन को 12 लाख में खरीदा था। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे कंडीशन पे आइए। दोस्तों सी ने पेन को 2 यूनिट में खरीदा था। दोस्तों सी ने पेन को 2 यूनिट में खरीदा था। ए बी डी ने कुल मिलाकर पेन को 5 यूनिट में खरीदा था। तो आप मुझे बताइए चारों ने मिलकर पेन को कितने रुपए में खरीदा था? 7 यूनिट में खरीदा था। कितने में? 7 यूनिट में खरीदा था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 56 लाख में खरीदा गया, मतलब 7 यूनिट बराबर 56 लाख के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का? हो गया 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 8 लाख के। हाँ कि नहीं? हो गया 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 8 लाख के। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए सी ने वास्तव में पेन को कितने रुपए में खरीदा, कितने यूनिट में खरीदा था? हो गया 2 यूनिट में खरीदा गया था। और 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? हो गया 8 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? हो गया 16 होगी, 16 लाख होगी।
मतलब हो गया, मतलब सी ने वास्तव में पेन को वास्तव में 16 लाख में खरीदा था। हाँ क्यों हो गया? तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि ए ने 10 लाख में पेन को खरीदा था, बी ने 12 लाख में पेन को खरीदा था और सी ने 16 लाख में पेन को खरीदा था। तो दोस्तों अगर ए ने 10 लाख में खरीदा है, बी ने 12 लाख में खरीदा है, सी ने 16 लाख में खरीदा है, तो तीनों ने कुल मिलाकर कितने लाख में पेन को खरीदा है? तो तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर तो ऐसी स्थिति में तीनों ने मिलकर कुल कितने लाख में पेन को खरीदा है? कहोगे जोड़ दीजिए, 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 38 लाख। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया ए बी सी तीनों ने मिलकर पेन को 38 लाख में खरीदा था। हाँ क्यों? कितने लाख में खरीदा था? 38 लाख में खरीदा था। दोस्तों चारों मिलकर, दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पहले शुरुआत में ही कह दिया था, दोस्तों शुरुआत में ही हमसे क्वेश्चन में कह दिया था शुरुआत में ही हमसे क्वेश्चन में कह दिया था कि भैया चारों ने मिलकर 56 लाख में पेन को खरीदा है। कितने लाख में खरीदा है? 56 लाख में खरीदा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि दोस्तों चारों ने मिलकर पेन को 56 लाख में खरीदा था। इस 56 लाख में से दोस्तों तीनों ने मिलकर ए बी सी डी ने मिलकर 56 लाख में पेन खरीदा था। उसमें से दोस्तों ए बी सी ने 38 लाख का खरीदा था। तो डी ने, जो चौथा व्यक्ति डी था, उसने वास्तव में कुल कितने रुपए में खरीदा था पेन को? कहोगे हमने घटा दिया 56 लाख में से 38 लाख, तो आया 18 आया। क्या आया? 18 लाख आया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो चौथा व्यक्ति डी था उसने पेन को 18 लाख में खरीदा था। हाँ कि नहीं? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।